हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट क्लास 10th वाले बच्चे हो, अगर 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। कितने? टोटल 50 वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हो कि 50 में अगर मैं बता रहा हूं तब 50 का मतलब यह है कि पूरे किताब का, मतलब इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बहुविकल्पीय की। 2024 बोर्ड में 100% पक्का आएगा, ये तो लिखित बात है। आप लोगों को मैं 50 बता दिया, इससे बाहर आप लोगों का जा ही नहीं सकता है। 20 में 20 नंबर जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला है, बस इस वीडियो को डाउनलोड कर लो और डेली जब सोते समय आप इसको बस एक बार रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, डेली अगर 5-5 मिनट भी देखोगे ना तो ये 20 बार 25 बार देख पाओगे। और ये आपको पूरा एकदम जबान पे एकदम इसका नाम रहेगा। देखो, खंड अ आता है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के। ठीक है, और पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो देखो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो किस देश से हुआ था? जर्मनी से कि इटली से, आपके फ्रांस से कि इंग्लैंड से? इतनी जानकारी तो है ही ना आप लोगों को कि फ्रांस से, मतलब जानकारी क्या आप लोगों को तो पूरा रट गया होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, अब बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1788 में, 1789, 1790, 1787 में? और इसका राइट आंसर होगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, तीसरा देखो क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? वो आपके कौन थे? महात्मा गांधी। चलो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, समय नष्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लो भाई आंसर। महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। चौथा प्रश्न देख लो, चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1922 में, 1922 में। ठीक है, इसका ट्रिक आप याद कर सकते हो, जैसे चौरी चौरास दोनों सेम वर्ड दिख रहा है ना, तो आप जान लेना कि यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2, मतलब लास्ट में 22 आएगा ही आएगा। तो ये ट्रिक छोटा सा इस्तेमाल कर लेना याद करने के लिए, और क्या चाहिए। पांचवा प्रश्न देखो क्या है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, देखो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? सरदार पटेल बिल्कुल नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, महात्मा गांधी थे। ऑप्शन देखते हैं इधर, देखो आ गया ना ऑप्शन तीसरा, महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। इसके बाद ये भी तो महात्मा गांधी ही होंगे। करो या मरो का नारा किसका दिया था, मतलब किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने ही तो दिए थे। लो भाई, डी वाला ऑप्शन। मतलब सारे क्वेश्चंस आपको याद हैं। ठीक है, बस आप लोगों को रिवाइज करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 7वां देखो क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो था 1915। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला। चलिए, 7वां प्रश्न भी क्लियर हमने कर रखा। आगे बढ़ेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न यह है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों? वो आपके हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। पहला वाला ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? देखो 13 अप्रैल 1919 जो है किस घटना से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुने हैं आप? वही घटना से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है। तो 50 बता रहा हूं, 50 अगर रट जाओगे तो 20 आउट ऑफ 20 करके आओगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में। ये भी प्रश्न स्टार बना लेना। स्टार क्या बनाना, सभी याद करना है, लेकिन ज्यादातर मतलब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 50 में बता रहा हूं तो 50 में से तो 20 ही ना पूछेगा, लेकिन 20 पूछेगा तो उसमें से 100% ये पूछेगा महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में। प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 11 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों है, न्यूयॉर्क का नाम सुना होगा आपने। सी वाला ऑप्शन जैसा देख पा रहे हो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलो प्रश्न नंबर 12 देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
अभी हमने क्या देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। अब यह प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुआ था? तो सन 1945 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सन 1945 में। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो सन 1914 ईस्वी में हुआ था। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलो देखो प्रश्न नंबर 14 क्या है, भूमि एक संसाधन है, मतलब भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, कि इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो भूमि जो है ना एक प्राकृतिक संसाधन होता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसा संसाधन होता है भूमि? प्राकृतिक संसाधन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देख लो क्या है, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, मतलब मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? अच्छा ये बताइए, काली मिट्टी होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होता है। सीमेंट मिट्टी का नाम आपने सुना है कभी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमेंट सीमेंट होता है, मिट्टी थोड़ी होता है। तो यही वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न बोला था कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। 16वां प्रश्न देखो क्या है, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? मतलब किस राज्य में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो आपके पाई जाती है गुजरात में। बी वाला ऑप्शन, गुजरात में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। तो बी वाले पे आप लोग बिल्कुल सही कर लेना। चलो प्रश्न नंबर 16 भी हो गया। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 जो मेरे प्यारे बच्चों वह है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन जो मेरे प्यारे बच्चों है वो आपका है हिमनद। क्या है? हिमनद। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमनद। ये सारे प्रश्न आपके मतलब दिमाग में छपे होने चाहिए, जब एग्जाम देने जा रहे हो छपे होने चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 20 में 20 करके चले आओ। इसके बाद सब्जेक्टिव की भीतर तैयारी हम कराई रहे हैं आप लोगों को। 18वां प्रश्न देखो क्या है। 18वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो होता है अधिक सिंचाई। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई जो है वो भूमि निम्नीकरण का कारण होता है पंजाब में। चलो प्रश्न नंबर 18 भी हो गया। प्रश्न नंबर 19 देख लो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? अब यहाँ संसाधन नहीं पूछा है, वो भी कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? जी पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा तो है भाई। जल, जल भी नवीकरण योग्य संसाधन है। जीवाश्म ईंधन, जी नहीं। यही तो है कि जो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 20वां। 20वां प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है? तो वो आपके हैं लेटराइट मिट्टी। सबको जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी। डी वाला ऑप्शन पे ट्रिक लगा लेना। आगे देखो प्रश्न नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मतलब सीढ़ी नुमा इस तरह खेती बनाकर किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कि आपके उत्तराखंड में? मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अगर खेती आप देखोगे ना तो सीढ़ी नुमा बनाकर की जाती है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखिए 22 क्या है। प्रश्न नंबर 22 कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो व्यक्तिगत संसाधन कौन नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका खनिज संसाधन। देखो खनिज संसाधन जो है वो एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खनिज संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 क्या है, इस पे मैं ट्रिक लगाता हूं। क्या है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय, मतलब पुनः चक्रीय हो? तो लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, की आपके पशुधन? देखो लोहा, लोहा एक ऐसा है ना कि जो पुनः चक्रीय संसाधन है। मतलब लोहा की कोई चीज बना लो, ठीक है, उसको बिगाड़ कर फिर उससे कोई दूसरी चीज तुम बना सकते हो, ये बात तो तुम लोग भी जानते हो। इसलिए लोहा जो है कैसा संसाधन है? पुनः चक्रीय है संसाधन है। इसके बाद 24 क्वेश्चन देखो क्या है। 24 है
निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? अब देखो, संभावना का संसाधन मतलब संभावित संसाधन कौन है इन चार ऑप्शन में से? ठीक है, देखो संभावित संसाधन के अंतर्गत आपका एक पवन ऊर्जा है, ये आ जाएगा। ये कैसा है संसाधन है? तो संभावित संसाधन है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर ट्रिक आप लगा लो, इसको एकदम याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। 50 प्रश्न याद करने में कितना समय लगेगा? अगर हमको नहीं समझ में आ रहा बताओ। आप चाहोगे तो 2 दिन में 50 प्रश्न याद कर लोगे। डेली 5-5 मिनट अगर आप इसको 2x स्पीड में भी करके देखोगे, डाउनलोड कर लो, 2x स्पीड में भी देखोगे, तो आप इसको 5 मिनट में पूरे रिवाइज कर लोगे डेली। आपका सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर तैयार हो जाएगा। बस आप 50 नंबर की तैयारी करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और मानचित्र। मानचित्र में करा चुका हूँ, वायरल पेपर में करा चुका हूँ। क्या चाहिए? प्लेलिस्ट में जाके देख लो, पूरा तो पूरा तैयारी कराया हूँ। बस आपको पढ़ के जाना है और 95% लेकर आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखो क्या है। चिपको आंदोलन संबंधित है। देखो चिपको आंदोलन जो चलाया था मेरे प्यारे बच्चों, वनों की रक्षा के लिए चलाया गया था। वन संरक्षण, वन की अधिक कटाई हो रही थी, उनके सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। लोगों ने इस पर मतलब बहुत अधिकार जमाया, उन पेड़ों को कटने नहीं दिया। ठीक है, तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। चलिए 26 प्रश्न देखो क्या है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल कहीं दिख रहा है? सी वाला ऑप्शन, तो पश्चिम बंगाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 जो है वो है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? लो ये भी जान लो। वर्षा जो होता है, पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा है, भारत की नहीं, पूरे संसार में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, ये प्रश्न पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए मासिन राम। ये नाम अपने दिमाग में जहन में बैठा लो। ठीक है, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन एक प्रकार का हो गया। ठीक है, कोई पूछ देगा आप लोगों को कि बताओ कि वर्ल्ड में या विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिन राम में होती है। ये जानकारी बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28 देखो क्या है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखो टिहरी बांध परियोजना जो है वो आपका उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में स्थित है टिहरी बांध परियोजना। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 29 देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो आपका 29 है, और एक प्रश्न 29 क्या है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? देखो सलाल बांध है वो एक नदी पर बनाया गया है, वही नाम पूछा है किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी, याद कर लेना, चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 30वां। देखो प्रश्न नंबर 30वां क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल, मतलब 4 ऑप्शन दिया है ना, पूछ रहा है कि रबी की फसल पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि चावल, मोटे अनाज, चाहे चना में भी काला चना होता है, फिर कपास, इसमें से कौन से रबी की फसल है? ठीक है, तो देखो इन चारों में रबी की फसल जो मेरे प्यारे बच्चों है वो आपका चना, क्या है? चना है, लेकिन चना में भी कौन सा? आपका काला चना। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों। इसको ट्रिक लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 31, और जो प्रश्न नंबर 31 है वो है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल? देखो फलीदार फसल, ठीक है, तो फलीदार फसल दालें, मोटे अनाज की, ज्वार, तिल की, आपके तिल। ठीक है, तो मोटे अनाज जो है वो क्या है? फलीदार फसल के अंतर्गत आती है? जी नहीं, फलीदार फसल का मतलब दाल, क्या? दाल। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दालें जो है फलीदार फसल के अंतर्गत आती हैं। 32 प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल? देखो एक रेशेदार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फलीदार, एक रबी की फसल पूछा था। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बाहर जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से रेशेदार फसल कौन सी है? तो जूट। आपको मालूम है कि जूट ही होगा, क्योंकि जूट में बहुत ही ज्यादा रेशा होता है। ठीक है, रेशा ही तो रेशा जूट में भरा रहता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? देखो रोपण की फसल कौन है? ठीक है, तो रोपण की फसल तो मालूम है आपको, गन्ना है, और सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना जो है रोपण की फसल है। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखो 34। 34 प्रश्न क्या है मेरे प्यारों? जो झरिया प्रसिद्ध है। देखो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कि कोयला के लिए, यहाँ पे तांबा के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? इतनी जानकारी होनी चाहिए। झरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
आपके स्कूल में, कोचिंग, हर जगह पढ़ाया गया होगा। तो झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। ठीक है, अब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको जरूर से जरूर आप याद कर लेना 34 क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 35। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। देखो प्रश्न नंबर 35 क्या है कि निम्नलिखित में से एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपका सौर ऊर्जा, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सौर ऊर्जा। ट्रिक लगा लो। आगे बात करते हैं अगला, देखो 36 प्रश्न क्या है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों, वो याद कर लो तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 37। क्या है 37 कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। देखो मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए है? तेल शोधक कारखानों के लिए, कि फिल्मी सिटी के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हो ना, तेल शोध कारखानों, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। जैसे झरिया था तो कोयला के लिए प्रसिद्ध था, इसी तरह मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोध कारखानों, मतलब पेट्रोलियम के लिए, याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे, 38 प्रश्न देखेंगे। क्या है 38 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? मतलब गैर परंपरागत स्रोत कौन है चार ऑप्शन में से? वो आपका कोयला है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39। और प्रश्न नंबर 39 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? देखो एंथ्रेसाइट का संबंध तांबा से है, बॉक्साइट से है, कि सोना से है, कि आपका कोयला से है? देखो एंथ्रेसाइट का संबंध मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर आज उसका आंसर डी होगा, कोयला। तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से, इसको याद रख लेना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कोरबा प्रसिद्ध, जैसे झरिया प्रसिद्ध कोयला के लिए था, इसी तरह प्रश्न आ गया कोरबा। तो कोरबा प्रसिद्ध किसके लिए है? ठीक है, तो कोरबा भी उसी के लिए प्रसिद्ध होता है। कोरबा भी किसके लिए? कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो झरिया हुआ, कोरबा हुआ, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 41। प्रश्न नंबर 41 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो बहुसंख्यक वर्ग श्रीलंका में कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 41 का सिन्नली। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिन्नली है। ट्रिक लगा लो, सी वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है। क्या है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा कितना है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल अगर भाषा की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वो कितनी है? 22 है। 22 भाषाएं हैं कुल। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्या है 43। वो है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। देखो हमारे भारत में जो पंचायती राज्य की स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1992 ईस्वी में हुआ था। और सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1992। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। क्या है? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? चलिए बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो बताओ कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है, 27, 28, 29 की 30? तो संघीय राज्य कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 28 है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 देखो अगला प्रश्न क्या है। 45 है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी? ये भी बहुत ज्यादा है। ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग फिलहाल के हाल के चल रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी पूछ लगा कि भारत में कितने केंद्र शासित राज्यों की संख्या बताइए। ठीक है, तो कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 8। कितने हो गए हैं? 8 हो गए। पहले 7 थे लेकिन 8 हो गया है। कश्मीर को बना दिया गया केंद्र शासित राज्य प्रदेश, उसको भी जोड़कर 8 हो गए टोटल। आगे बात करें, प्रश्न नंबर 46 क्या है? यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। ठीक है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ बताना। जैसे पहला, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, कि स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, कि बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, की उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो अगर हम लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, इस ट्रिक लगा लेना।
आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है 47। क्या है 47? कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो किस सन में हुआ था? वो हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 48। कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब भारत में आप कितने एज के हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो, मत दे सकते हो। तो भारत की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष आपकी एज हो गया है तो आप वोट मतदान दे सकते हो। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न नंबर 49। कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही, बिल्कुल सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों सही है क्योंकि दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50वां। निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो भाई वो अपना देश, विपरीत देश पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जिसे बस मात्र इस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस पे नहीं दी जाती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 प्रश्न हमने बहुत तीव्र गति से आप लोगों को बता दिया। 50 प्रश्न अगर आप रट लेते हो, ठीक है, तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करके तुम चले आए। अब 20 नंबर का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे 36 18 3 पॉइंट कुछ परसेंटेज आपका बन जाएगा बस मात्र 20 नंबर से। 100% का होता है ना, तो 3% आपका बस इस 50 क्वेश्चन से ही बन गया। तो तैयार कर लो यार, करना क्या है इसमें। तो मेरे प्यारों की वीडियो को शेयर भी करो। ये नहीं कि बस आप ही नंबर उठाओ, पूरे भारतवर्ष में जितने बच्चे आपके रिलेशन के हैं सबके आप वीडियो को शेयर करो, वो भी पढ़ें, वो भी अच्छे नंबर लेकर आए, माँ बाप का नाम रोशन करें। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।